आगे लिखने के बाद क्या लिखा आपने? क्या लिखा? चेक एंड बैलेंस। तो चेक एंड बैलेंस का मतलब है ये आधुनिक प्रिंसिपल है जो अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने देखा, जो भारत में है सेपरेशन ऑफ पावर के रूप में। तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि किसी कौटिल्य के बारे में आ जाएंगे। तो अब ये चूंकि पढ़ चुके हैं तो हमें बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है, इन कंपेरिजन तो होना चाहिए। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, कौटिल्य का चिंतन राजतंत्री है। कौटिल्य का चिंतन राजतंत्री है, उसके बावजूद राजा की निरंकुश शक्ति पर निम्नलिखित प्रतिबंध विद्यमान है। पहला, राजा को या स्वामी को दंड नीति में दिया गया प्रशिक्षण। स्वामी को दंड नीति या राजा को दंड नीति में दिया गया प्रशिक्षण। राजा को दंड नीति में दिया गया प्रशिक्षण। इसलिए एक बात आप खास तौर पे देखिए, राजा का शासन केवल तलवार के बल पर नहीं होगा, उसको न्याय अन्याय आना चाहिए कि वो जस्टिस कर पाए आगे। और अमात्य के द्वारा भी, अमात्य मंत्री, अगला पॉइंट, अमात्य मंत्रियों के द्वारा भी राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाएगा। अमात्य या मंत्रियों के द्वारा भी राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाएगा। और आरपी कांगले ने कहा कि राजा के ऊपर सत्ता जाने का सदैव नैतिक भय विद्यमान था। राजा के ऊपर सत्ता जाने का सदैव नैतिक भय विद्यमान होता था। सत्ता जाने का सदैव नैतिक भय विद्यमान होता था, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासकों और शुंग वंश के खिलाफ जनता ने ही विद्रोह कर दिया था। मौर्य वंश के अंतिम शासकों और शुंग वंश के खिलाफ आम जनता ने ही विद्रोह कर दिया था। शुंग वंश के शासकों के खिलाफ आम जनता ने ही विद्रोह कर दिया था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है, जिससे थोड़ा इसी चला देना, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि शोषणकारी अन्यायकारी राजा के विरुद्ध शोषणकारी अन्यायकारी राजा के विरुद्ध आम जनता सदैव विद्रोह के लिए उतारू हो जाती थी।
आम जनता सदैव विद्रोह के लिए उतारू हो जाती थी। एएस अल्तेकर ने कहा, एएस अल्तेकर ने कहा कि तत्कालीन समय में एएस अल्तेकर ने कहा कि तत्कालीन समय में यदि राजा निरंकुश होता तो आम जनता दूसरे राज्य में पलायित कर जाते थे। यदि राजा निरंकुश होता था तो आम जनता दूसरे राज्य के अंतर्गत पलायित कर जाते थे। दूसरे राज्य के अंतर्गत पलायित कर जाते थे। अगले पैराग्राफ से, तत्कालीन समय में राजतंत्री शासन का हस्तांतरण वंशानुगत आधार पर होता था। तत्कालीन समय में शासन का हस्तांतरण वंशानुगत आधार पर होता था। वंशानुगत आधार पर होता था, परंतु भविष्य के राजा या राजकुमार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। परंतु भविष्य के राजा या राजकुमार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। भविष्य के राजा या राजकुमार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, अभिगामिक। पहला है अभिगामिक। दूसरा, प्रज्ञान्य। पहला अभिगामिक, दूसरा प्रज्ञान्य, तीसरा उत्साह। चौथा, आत्मसंपद। राजा में जो गुण होने चाहिए, आत्मसंपद या आत्मसंपदा जो भी कह लीजिए, आत्मसंपद। तो कौन से गुण होने चाहिए आप याद रखिए। जैसे कि अभिगामिक का मतलब क्या है? आकर्षण का गुण। ये राजा कैसा होना चाहिए? उसके पास इनवाइटिंग क्वालिटीज होनी चाहिए। राजा एक दूसरे को आकर्षित कर सके, यानी क्योंकि याद रखिए राजा देखने में आकर्षित कर सके, दूसरे उसके कार्यों से, व्यवहार से। आकर्षण का मतलब शरीर से ही नहीं होता, लेकिन राजा ऐसा ना हो कि लोग देख के उसके प्रति आकर्षित ना हो। उसमें इनवाइटिंग क्वालिटीज होनी चाहिए, वो किसी प्रकार की हो। यानी किसी को देख के आप भाग जा रहे हैं इसका मतलब उसमें इनवाइटिंग क्वालिटीज नहीं है, और किसी को देख के आप आकर्षित हो रहे हैं इसका मतलब उसमें इनवाइटिंग क्वालिटीज है। तो राजा के लिए इनवाइटिंग क्वालिटीज होनी चाहिए। दूसरा, प्रज्ञा, विवेकशील होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। केवल इनवाइटिंग क्वालिटी से बात नहीं बनेगी। कोई आपके प्रति आकर्षित तो हो गया लेकिन मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर दिया। राजा कैसा होना चाहिए? नीच शीर का उसमें विवेक होना चाहिए, उसमें बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, कब किस परिस्थिति का सही में सामना कर ले और आपको याद दिला दे। और खास तौर पर उत्साह गुण होना चाहिए राजा का, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको सीखने लायक है। इस भाई प्रशासक होना आज के राजा क्या है? ये डीएम सीएम पीएम राजा ही तो है। तो राजा में खास तौर पर देखेंगे, किसी जब प्रधानमंत्री को देखिए,
प्रधानमंत्री को इनवाइटिंग क्वालिटीज लगता है कुछ अट्रैक्शन है। ऐसा लगता है कि नहीं, पता नहीं, हमें लगता है, आपको नहीं लगता हो। पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है मामला। अट्रैक्शन और सब्जेक्टिव होता है। लेकिन और विवेकशीलता, इसका मतलब आप इतने लोगों को संबोधित करेंगे, राजा होंगे तो लोग मंत्री आएंगे, आम जनता आएगी, व्यापारी आएंगे, न्याय आप देंगे, तो आपकी बातें प्रजा सुनेगी। भाई उस जमाने में क्या होता था, जैसे आज के दौर में ओपन कोर्ट होता था, तो जैसे आज के दौर में जस्टिस चंद्रचूड़ बैठे हुए हैं तो राजा बैठता था, तो राजा जब बातें करता था तो आम जनता को अपील तो करती थी। बात सुनकर भी किसी के तर्क का विवेक, जैसे भी मैं जस्टिस चंद्रचूड़ को सुन रहा था, इंडिया कॉन्क्लेव में आए थे, तो लग रहा था नहीं भाई पढ़े लिखे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, तो तर्क बातों सुनकर भी लग जाता है। और दूसरी बात है उत्साह गुण। राजा मतलब बुझा हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए, बुझा हुआ, दुखी। आप याद रखिए, ऐसा अगर स्वभाव है तो राजा बनने का गुण फिर डिस्क्वालीफाइड है। ये हमें बहुत सिक्के, कई बच्चे एकदम से दुखी रहते हैं, इसे उनको देखते ही दुख आ जाता है यार, कि मतलब बनी कुछ गड़बड़ है जीवन में। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब उत्साह गुण होना चाहिए। उत्साह का मतलब है वी कैन विन। आप याद रखिए, हमारा मेंटल जो ब्रेन है वो मतलब कि हमें बिल्कुल ट्यून करता रहता है। अगर हमारे अंदर उत्साह होगा, पूरे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स आते हैं, निगेटिविटी लगातार बाहर आती है। जब उत्साह नहीं होगा, ऐसा लगता है कई बच्चों जवानी में ऐसे चलते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब धक्का ही चलाया जा रहा है। मतलब कि कई बच्चे तो क्लास में, यहाँ पर मैं कई जगह तो मैंने क्लास में ऐसा बच्चा चला जा रहा है जैसे कि लगता कोई बूढ़ा जा रहा है यार। अरे जवानी में अब मतलब दोस्तों चले तो कम से कम कुछ लगे कि कोई आदमी निकल गया आके अगल बगल से, ऐसा लग रहा है कि तो ऐसा नहीं। उत्साह गुण बहुत जीवन में इंपॉर्टेंट होता है भाई। जीवन में राजा, इसलिए कौटिल्य ने बात कहा, राजा क्या है जो प्रतिकूल परिस्थितियों को, ये क्वालिटीज राजा में होनी चाहिए। और अगर उसने कहा अगर ये क्वालिटीज नहीं है तो उत्तराधिकारी प्रिंस ही क्यों न हो, उसको राजा न बनाया जाए। और कौटिल्य ने कहा कि महिलाओं को भी राजा बना लिया जाए। और कौटिल्य के चिंतन दो, उसने वो कहा करता था अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो शूद्र व्यक्ति भी सैनिक हो सकता है। इसका मतलब फिर दिखता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म के हिसाब से थी। तो उसने कहा शक्ति होनी चाहिए, सैनिकों में ये प्रभाव होना चाहिए। ये नहीं केवल वंश में पैदा हो जाने से कोई मत राजा का उत्तराधिकारी हो जाएगा, तो फिर राजा का वंश का विनाश निश्चित तौर पर होगा, फिर शासन नहीं चल पाएगा। और फिर लास्ट में आत्म संपदा, आत्म संयम का गुण, सेल्फ रिस्ट्रेंट होना चाहिए व्यक्ति में। सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब है कि ऐसी कोई बात किसी को न कह दें जिससे रोज ही दुश्मन बनते रहे। राजा सेल्फ रिस्ट्रेंट अनेक प्रकार का होता है, खाने पीने में सेल्फ रिस्ट्रेंट, इंद्रियों पर सेल्फ रिस्ट्रेंट। भाई राजा है तो उसमें पता नहीं कितनी बातें को सहनी पड़ेगी। राजा मतलब है, अब देखिए सेल्फ रिस्ट्रेंट, कई बार तो परिवार क्यों टूटता है, सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं होता। पार्टनर क्यों टूटता है, सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं होता। हमें भी अपने आप को रिस्ट्रेन करने की आवश्यकता है। राज्य टूटेगा, सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं होगा। तो आत्म संपदा, ये 4 गुण राजा में होना चाहिए, तभी सक्सेशन होगा। ये भी तो चेक एंड बैलेंस था। कोई भी राजा नहीं हो सकता, कोई भी राजा नहीं हो सकता। तो ये क्वालिटी उसने बताई, आगे लिख लीजिए। तो इसको लिखेंगे क्या या हो गया? आगे लिख लीजिए। उसके अगले पैराग्राफ से उसके अनुसार जीवन में राजा को 6 शत्रुओं से बच के रहना चाहिए। जीवन में राजा को 6 शत्रुओं से बच के रहना चाहिए। काम वासना, जीवन में राजा को 6 शत्रुओं से बच के रहना चाहिए। काम वासना, गुस्सा, क्रोध, एंगर। आप याद रखिए,
एंगर हुआ कि मामला गया। तो ये बात आप याद रखिए। काम वासना। अगला क्रोध। आप याद रखिए, कहा भी जाता है, मैंने पहले बताया था धर्मशास्त्र में, क्रोधी व्यक्ति के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती। क्रोध किया कि लक्ष्मी माता गई। जिसके पास क्रोध नहीं आता उसी के पास लक्ष्मी है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये धर्मशास्त्र हमारा कहता है। और कुछ लोग तो गुस्सा नाक पे होता है, बस उनको बस छेड़ दीजिए केवल, उसके बाद पूरा अपना फॉर्म में आ जाएंगे वो। अच्छा, कुछ बड़े शरारती होते हैं, उनको छेड़ते भी रहते हैं। अगला घमंड, वेनिटी। घमंड का मतलब है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं दुनिया में इकलौता विद्वान व्यक्ति पैदा हुआ, न मेरे से आगे कोई पैदा हुआ, मैं देखने में सबसे अच्छा हूं। ये सब बेवकूफियां हैं जो कई बार हम ऐसे करते रहते हैं। मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, मैं सबसे बड़ा स्मार्ट हूं, करीब तो आधा घंटा शीशे के सामने गंवा देते हैं, उसमें पता नहीं कितने फैक्ट याद कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ये सब राजा को ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला, ये सब दुश्मन है। भाई आप भी तो राजा ही बनने की इच्छा रखते हैं। और आप समझिए, राजा क्यों, मुखर्जी नगर में देख लीजिए, राजा क्यों नहीं बन पा रहा है। एग्जाम्पल आपको, तो अर्थशास्त्र की बात है, आप काम कहेंगे नहीं है, राज्य बनने में क्या बाधाएं हैं देख लीजिए। तो बताने की आवश्यकता नहीं, बाकी तो आप बुद्धिमान है। आत्म संयम है। अरे यही सबसे बड़ी संपत्ति है, अपने आप को नियंत्रित कर लो। संपद कहा गया इसको। अगला लिख लीजिए। अगला है अगला गुण क्या नहीं होना चाहिए उसमें, दूसरे से, अगला दूसरे से श्रेष्ठता का भाव, दूसरे से श्रेष्ठता का भाव अथवा दूसरे को नकारने की प्रवृत्ति। दूसरे से श्रेष्ठता का भाव या दूसरे को नकारने की प्रवृत्ति। दूसरे को नकारने की प्रवृत्ति। और लास्ट में आवश्यकता से अधिक खुशी, ओवर जॉय। अगला है आवश्यकता से अधिक खुशी। आवश्यकता से अधिक खुशी। 5 ही हुआ। अच्छा, लालच, लालच, ग्रीड। लालच, ग्रीड। लालच या ग्रीड। अगर आप राज्य के कार्य भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए थोड़ा सा संक्षेप में। अगला हेडिंग चेंज कर लीजिए, राज्य के कार्य। वैसे तो कल्याणकारी हमने बता ही दिए, लेकिन थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और लिख लीजिए। उसके बाद फिर अमात्य पर चलेंगे। राज्य के कार्य, पहला, कौटिल्य के चिंतन में राज्य के कार्य को
कौटिल्य के चिंतन में राज्य के कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, संरक्षणात्मक कार्य, राज्य के कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला संरक्षणात्मक कार्य और दूसरा उत्थानात्मक कार्य। राज्य के कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला संरक्षणात्मक कार्य और दूसरा उत्थानात्मक कार्य। अगले पैराग्राफ से, संरक्षणात्मक कार्यों में संरक्षणात्मक कार्यों में विधवा, गरीबों, बच्चों, बीमार, विधवा, गरीबों, बच्चों और बीमार की सुरक्षा करना है। छात्रों, भिक्षुकों और सन्यासियों की रक्षा करना। छात्रों, भिक्षुकों और सन्यासियों की रक्षा करना तथा लोगों की संपत्ति की भी रक्षा करना है। छात्रों, भिक्षुकों और सन्यासियों की रक्षा करना तथा लोगों की संपत्ति की भी रक्षा करना है। लोगों की संपत्ति की भी रक्षा करना है। अगला पॉइंट, हिंसा को रोकना, लोक व्यवस्था बनाए रखना। अगला, हिंसा को रोकना, लोक व्यवस्था बनाए रखना। विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना। विधि के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना और न्याय का प्रशासन। विधि के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना और न्याय का प्रशासन। और न्याय का प्रशासन। अगले पैराग्राफ से, जबकि उत्थानात्मक कार्यों में, दूसरा हेडिंग है उत्थानात्मक कार्य, प्रोमोटिव फंक्शंस। जबकि उत्थानात्मक कार्यों में आम जनता के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करना। उत्थानात्मक कार्यों में आम जनता के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करना। आम जनता के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करना। सद्गुणी व्यक्तियों को पुरस्कृत करना। सद्गुणी व्यक्तियों को पुरस्कृत करना। कृषि उद्योग कला को बढ़ावा देना। कृषि उद्योग कला को बढ़ावा देना। अगला, शिक्षा को प्रोत्साहित करना और छात्रों की सहायता। शिक्षा को प्रोत्साहित करना और छात्रों की सहायता। और अंतिम है, श्रमिकों और कलाकारों की आजीविका का
श्रमिकों कलाकारों की आजीविका का संरक्षण। कलाकारों के हितों का संरक्षण। अगला पैराग्राफ से, उपरोक्त कार्यों को देखने से यह प्रतीत होता है उपरोक्त कार्यों को देखने से प्रतीत होता है कार्यों को देखने से प्रतीत होता है कि कौटिल्य के विचार में सुशासन का विचार विद्यमान है। कौटिल्य के विचार में सुशासन का विचार विद्यमान है। सुशासन का विचार विद्यमान है क्योंकि न्याय के साथ आम जनता के कल्याण पर भी बल है। न्याय के साथ आम जनता के कल्याण पर भी बल है। कौटिल्य के शासन का मूल मंत्र है प्रजा सुखे सुखम राजा। कौटिल्य के शासन का मूल मंत्र है प्रजा सुखे सुखम राज्य। कौटिल्य के शासन का मूल मंत्र है प्रजा सुखम सुखे राज्य प्रजानां च हिते हितम। प्रजा सुखे सुखम राजा प्रजानां च हिते हितम। प्रजानां च हिते हितम। और यह भी उल्लेखनीय है कि उसने कहा प्रजानां च हिते हितम। प्रजानां च हिते हितम, यह भी उल्लेखनीय है कि उसने कहा कि राजा को निरंतर प्रयास के द्वारा अपनी शक्तियों में वृद्धि करनी चाहिए। राजा को निरंतर प्रयास के द्वारा अपनी शक्तियों में वृद्धि करनी चाहिए, जिसके लिए उसे मंत्र सिद्धि, प्रभु सिद्धि और उत्साह सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र सिद्धि, प्रभु सिद्धि और उत्साह सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र सिद्धि, प्रभु सिद्धि और उत्साह सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। अंडरलाइन, मंत्र सिद्धि, प्रभु सिद्धि और उत्साह सिद्धि। मंत्र सिद्धि में राजा अपनी बुद्धिमत्ता का विकास करेगा। मंत्र सिद्धि के द्वारा राजा अपने बौद्धिक कौशल का विकास करेगा। मंत्र सिद्धि के द्वारा राजा अपने बौद्धिक कौशल का विकास करेगा। जबकि प्रभु सिद्धि के द्वारा राजा अपने कोष का संरक्षण करेगा। जबकि प्रभु सिद्धि के द्वारा राजा अपने कोष का संरक्षण करेगा। और उत्साह सिद्धि के द्वारा राजा अपनी सैन्य और भौतिक संसाधनों का विकास करेगा।
उत्साह से दिखे द्वारा राजा अपने सैन्य और भौतिक संसाधनों का विकास करेगा। अपने सैन्य और भौतिक संसाधनों का विकास करेगा। अब थोड़ा सा हमें लगता है थोड़ा सा टॉपिक हम बदल दें। अब पॉलिटिक्स से थोड़ा आईआर पर आ जाए। प्रशासन की बातें हमको बाद में बता देंगे, क्योंकि अभी कौटिल्य में प्रशासन में देखना है, तो अभी थोड़ा राज्य का काम देखते हुए थोड़ा आप उब गए, लिखते लिखते भी आप उब गए होंगे, तो थोड़ा सा चीजें भी बड़ी मोनोटोनस चल गई। लेकिन अब ये कि कौटिल्य का विचार आप याद रखिए, बड़ा महत्व का विचार है। अब हमारे यहाँ तो आप देखते हैं जो अभी चिंतन है कि भारतीय परंपरा को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें कौटिल्य का बड़ा महत्व है। तो राज्य राजा के बारे में, संप्रभुता के बारे में, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो राज्य के बारे में सारी कहानी में देख ली। ये भी ध्यान दिलाने की आवश्यकता है कि सामाजिक व्यवस्था कौटिल्य की वही है जो मनु की है। वर्णाश्रम धर्म ये सब बातें उसी में आती हैं। और जब कहा भी जाता है त्रिवर्ग, त्रिवर्ग का मतलब ये होता है कि धर्म अर्थ और काम का सामंजस्य। जब धर्म अर्थ और काम का सामंजस्य करेंगे तो मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। तो जीवन का पुरुषार्थ यहाँ भी मोक्ष ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसलिए भौतिक उत्थान अगर व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य होता तो केवल धर्म अर्थ और काम की बात होती। धर्म अर्थ काम से ज्यादा मोक्ष की कल्पना की गई है, मोक्ष की कल्पना की गई है। और आप याद रखिए, अब पता है, मैं लालू प्रसाद यादव का एक बार इंटरव्यू देख रहा था, और देखिए कैसे कोई शासक बनता है, उसमें क्या क्वालिटीज होती है। लालू प्रसाद यादव ने, अभी भी मुझे बात याद है उनकी, उन्होंने कहा कि देखिए आपको शासक बनने के लिए दो पर नियंत्रण होना चाहिए, जीव पर और अपनी काम वासना पर। जो शासक बनने के लिए इन पे नियंत्रण कर गया वो अपने आप में प्रभावी व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि जीवन में बड़ी बाधाएं हैं जो हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसका मतलब पता नहीं कौटिल्य को उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यानी जीवन में कोई इतना अगर कोई सफल रहा तो उसमें कोई क्वालिटीज तो जरूर होंगी, और हमें ऐसा प्रवृत्ति देखने करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ तो जो लोग शादी विवाह नहीं किए उनके भाव बहुत ज्यादा है। बहन जी, मोदी जी, योगी जी, भागवत, मतलब जो शादी विवाह नहीं किया उनके तो रेट बहुत ज्यादा है। और शादी विवाह न करना ये कितनी बड़ी तपस्या है, जरा सोच के भी आप देखिएगा। तो ये अब अभी कोई राजा बन जा रहा है तो उसमें कोई ना कोई क्वालिटीज तो ही है, कहीं कोई लाइफ बहुत सेक्रीफाइस किया है। तो राजा बनना सेक्रीफाइस का परिणाम है या केवल सब ओवर जॉय का परिणाम है? लेकिन अब जरा देखें कौटिल्य के चिंतन, प्रशासन थोड़ा रुक कर देखेंगे कि प्रशासन के बारे में उसने क्या कहा। प्रशासन का बड़ा विस्तृत उसने उल्लेख किया कि कैसे राजस्व प्रशासन होगा, कैसे जनपद प्रशासन होगा। कौटिल्य ने बड़ा जबरदस्त इसका उल्लेख किया है। मंत्री कैसे होंगे, जनपद कैसे होंगे, कैसे वित्त का संचालन किया जाए, कैसे कोष को बढ़ावा दिया जाए, उसने सब पे बात की है। या कह लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की है। लेकिन उस पर रहने से थोड़ा चीजों को बदल दीजिए, थोड़ा सा जैसे आप थोड़ा पार्ट और इंटरेस्टिंग भी आ जाए तो हेडिंग चेंज कर लीजिए। पर राष्ट्र का सिद्धांत, ये ब्रैकेट में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हेडिंग चेंज कर लीजिए। पर राष्ट्र का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परंपरागत चिंतन में कहा गया पर राष्ट्र का सिद्धांत, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। और अब हमारी समझ बस इतनी ही होती है। देखिए हमारे लेखन में जब कहा जाता है मौलिकता करिए, तो भाई कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है, उसमें कोई नई बात नहीं लिख सकते, लेकिन यूक्रेन संकट को जोड़ सकते हैं। यही हमारी समझ, यही मौलिकता है। इसी बात पे एग्जामिनर बहुत खुश होता है। कई बार आप लोग कहते हैं अपने टॉपर को देखिए, कोई भी सब तो बार बार कहता है कि उत्तर मौलिक होना चाहिए। तो मौलिक का मतलब जो कौटिल्य ने कहा उसके अलावा कुछ कह देंगे क्या हम? उसके अलावा तो कुछ कह नहीं पाएंगे। कंपेरेटिव हो सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और स्वाभाविक रूप में उसको कहां से हम कर सकते हैं कि फिर वर्तमान घटनाओं से जोड़ सकते हैं। तो मंडल सिद्धांत उसका क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहली बात आप याद रखिए, उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत जो बेसिक सी बात है वो यथार्थवादी है। हम आईआर में पढ़ते भी, आईआर तो हम पढ़ते हैं अलग से, लेकिन इसमें दो तीन पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। भाई आईआर में जब भी
जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत की बात करते हैं, दो प्रकार का अप्रोच है। एक अप्रोच ये है जो दुनिया में कहता है शांति की बात करिए, सहयोग की बात करिए, दूसरे पर विश्वास रखिए। दूसरा अप्रोच ये कहता है कि नहीं, शक्तिशाली बनिए, अपनी सुरक्षा देखिए और किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता आपको नहीं है। शक्तिशाली बनिए, अपनी सुरक्षा देखिए, किसी पर विश्वास मत करिए, और विश्वास आपने किया तो गए। इस यथार्थवाद का मतलब क्या है? यथार्थवाद का मतलब पहला, राज्य केंद्र में आते हैं। आप याद रखिए भाई, यथार्थवाद यही तो है। ये बताइए यूक्रेन को कौन बचा पाया? अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया, और अभी अपने हाथ से शाश्वत बात होगी कि अंतर्राष्ट्रीय, यानी हमारे यहाँ देखिए, अगर राहुल गांधी को किसी न्यायालय ने दंड दे दिया तो वाकई वो उनका दंड क्रियान्वित होगा, फिर उससे तो डिस्क्वालिफिकेशन खतरा उत्पन्न हो गया है। राहुल गांधी के इस न्यायालय के निर्णय से डिस्क्वालीफाइड होने खतरा उत्पन्न हो गया है। यानी हमारा न्यायालय कोई परिणाम, कोई निर्णय दे रहा है तो इसका सीधा प्रभाव दिख रहा है। लेकिन अगर यही बात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने कहा कि पुतिन के ऊपर मुकदमा चलाया जाए और पुतिन घूम रहे हैं बेपरवाह, तो न्यायालय है या किसी ये प्रवचन में कही गई बात है? क्या है ये न्यायालय है, प्रवचन में कही गई बात है? ये बड़ी ध्यान देने की बात है। इसलिए जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, ये बेकार की बातें हैं, किसी काम के नहीं है। ये आपकी रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। इस पर निर्भर रहना बिल्कुल वो बेवकूफी करना है जैसे आप दिल्ली पुलिस पे निर्भर हैं। दिल्ली पुलिस पे निर्भर रहेंगे या खुद चक्कों को रखेंगे? तो यथार्थवादी यही कहते हैं कि भाई देखो, राज्य की सुरक्षा किसका दायित्व है? स्वयं राज्य का। अपने सामान की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? राज्य की सुरक्षा स्वयं राज्य का दायित्व है। और आप याद रखो, ये दुनिया में शांति की कल्पना वैसे रोमांटिक होना है, जितने लोग बर्बाद हुए इसी मिसकंसेप्शन में कि दुनिया में शांति आ रही है। अभी स्वीडन और फिनलैंड अभी तक शांति की ढबली बजाते थे। जापान कह रहा था भैया हमारा तो शांति से मतलब, मैं कबूतर उड़ाऊंगा। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल मारी, बिल्कुल पास गिरी। जापान के प्रधानमंत्री का यूक्रेन चले जाना एक बहुत बड़ा चेंज है। ये जापान के प्रधानमंत्री का यूक्रेन चले जाना उस समय जब चीन का राष्ट्रपति रसिया में है। इसका मतलब है जापान ने सीधा रसिया को चुनौती दी है, चीन को भी चुनौती दे दी। ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है दोस्तों, सीधाई का जमाना नहीं है। इसलिए एक बात आप याद रखिए, जो बातें हमने कही अच्छे बनो, नैतिक बनो, ये सब व्यवहार में कभी नहीं चलता, किताबी बातें हैं। इस बात को आप लिखने तक याद रखना, बाकी यहाँ की बात काम में याद रखना। ये लिखने और काम करने दोनों के लिए है, इसीलिए बाकी बातें लिखने के लिए केवल थी। इसे मुद्दा ये है, अगर अपनी शक्ति बढ़ाना है तो खुद सेना रखेंगे, दूसरे पर निर्भर रहेंगे, और दूसरे के भरोसे रहे तो वैसे पिटेंगे जैसे जेलेंस्की पिट रहे हैं। और एक बात रखिए, यही तो मत्स्य न्याय है। अब खास बात है, कौटिल्य ने कहा कि कौटिल्य ने ये बात स्वीकार कर ली कि घरेलू शासन में राजा होगा, क्योंकि मत्स्य न्याय को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन राज्यों के बीच अभी भी मत्स्य न्याय ही चल रहा है। राज्यों के बीच कोई न्याय चलता है भाई? एक राज्य और राज्य के बीच का संबंध कैसे निर्धारित किया जाए? न्याय से, नैतिकता से, विधि से, या शक्ति और हित से? शक्ति और हित ही है जो राज्यों के बीच संबंध को तय करता है। इसका सीधा सा मतलब है, जो शक्तिशाली हो कमजोर को पीटेगा। यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य के अंतर्गत उसने क्या कहा कि ना हम तो भाई अराजकता है, मत्स्य न्याय है, तो राज्य के भीतर मत्स्य न्याय को खत्म करने के लिए हम राज्य सरकार की स्थापना कर दे रहे हैं। लेकिन आज तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई ऐसा संगठन है जो राज्य के व्यवहार को नियंत्रित कर पाए? कोई संगठन है तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सब बेकार की संस्था है, कहने की बातें हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, ऐसा कोई संस्था ही नहीं है। इसीलिए प्रत्येक राज्य अपने ऊपर भरोसा करता है। ये यथार्थवाद है। यथार्थवाद का मतलब राज्य का व्यवहार क्या करना चाहिए?
नैतिकतापूर्ण होना चाहिए, शक्ति केंद्रित होना चाहिए? शक्ति केंद्रित। राज्य किससे संचालित हो? शक्ति लेने के लिए, ये न्याय स्थापित करने के लिए? शक्ति लेने के लिए। यही यथार्थवाद का मूल चिंतन से कौटिल्य मानता है। यानी पूरी दुनिया कैसी है? अराजकतापूर्ण। पूरी दुनिया कैसी है? मत्स्य न्याय। और यहाँ पे नैतिकता नहीं चलती। अच्छा, शेर में, जंगल में शेर नैतिकता अपनाने लगे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा है, एक छोटा कमजोर हिरन दिखा, कहा नहीं बहुत कमजोर है ये, इसको खाना बहुत बेकार है। फिर आगे बढ़ गया, फिर उसने देखा एक हिरन अपने माँ के साथ था, उनका बच्चे को माँ से अलग कर देना और भी खतरनाक है। फिर आगे बढ़ा, एक भैंसा, वो बच्चा दिखा। अगर शेर ऐसे नैतिकता का पालन करते रहे तो शेर कुछ दिनों में बकरी हो जाएगा, खाने कुछ मिलेगा ही नहीं। ये बताओ, जो शेर किसी पर हमला करता है तो एक ही सिद्धांत देखता है, उसको मारना है, उसको खाना है। और शेर तो अलग तरीके से सिद्धांत देखता है, पहले वो छांटता है कि इसमें कमजोर कौन है, किसको पकड़ा जा सकता है, उसी को टारगेट करके हमला करता है। और खास बात है, जंगल में शक्ति का नियम चलता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किससे चलती है? अच्छा, जंगल भी चलता है, हमारा समाज भी चल रहा है, समाज भी तो ऐसे चल रहा है। इसे मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, शक्तिशाली बनो, नहीं तो ऐसे लुटते पिटते कुटते रहोगे। तो जैसे अब अभी छात्रों को इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कई बार छात्र पूछते हैं, सर बताओ भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है? अपनी स्थिति देख लो, लोकतंत्र किसी बात में देख लेना। और हकीकत यही है, जो खराब कंडीशन में हुआ वो पिटा, कमजोर आदमी पिटेगा, यही दुनिया का सिद्धांत है। ये कौटिल्य ने मान लिया। अच्छा, यही आज भी माना जाता है, बदल गया? यही आज भी माना जाता है। और अब यूनान के थ्यूसिडाइड्स ने ऐसा विचार लिख दिया, पेलोपोनेशियन वॉर, मैकियावेली लिख दिया, तो लोगों ने कहा मैकियावेली यथार्थवादी यथार्थवादी। उसने तो ऐसी बात कह दी। फिर उसने कहा भाई ठीक है, अब तो ये वगैरह हो गया कि राज्य ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कौटिल्य ने क्या माना? कौटिल्य ने कहा राज्य नहीं, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है कैसी? तो कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसा बताया? अराजकतापूर्ण। अगर हम आईआर से कंपेयर करें तो सवाल है कि ये दुनिया में अराजकता क्यों है? इसकी पश्चिम में दो व्याख्या आती है। यानी राज्यों के बीच अराजकता क्यों है, राज्यों के बीच संघर्ष क्यों है। अब इसकी दो व्याख्या आती है। एक मॉर्गेनथाउ लेकर आते हैं, केनेथ वॉल्स। अब यहां तो हम कंपेयर कर ही सकते हैं। जिन लोगों ने आईआर नहीं पढ़ा होगा, आईआर हम पढ़ेंगे बाद में, कंपेरिजन तो हर जगह आता रहेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता क्यों है, संघर्ष क्यों है? अराजकता का मतलब है जो जबरा होता है वो पीटता है, समर्थ को नहीं दोष गुस्सा। भाई सीधी सी बात है, जबरा होगा मारेगा, यही न्याय है। तो अब ये संघर्ष होता क्यों है? इसका मतलब राज्य को नियंत्रित करने कोई संस्था नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई विधि नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो आज भी मत्स्य न्याय ही है, अराजकता कहिए, मत्स्य न्याय कहिए। तो आखिर में ऐसा है क्यों? इसका उत्तर दो लोगों ने दिया। पश्चिम चिंतन में दो लोगों ने इसका बड़ा व्यवस्थित उत्तर दिया। मॉर्गेनथाउ ने कहा कि मानव स्वभाव के कारण है। केनेथ वॉल्स ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वभाव के कारण है। केनेथ वॉल्स ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना के कारण है ये दुनिया में अराजकता क्यों है? इसके दो कारण हैं। इसका मतलब है ये मानव स्वभाव के कारण है, पहला कारण ये हो सकता है। भाई अराजकता का मतलब है कि ह्यूमन नेचर के कारण है ये मॉर्गेनथाउ ने कहा कि व्यक्ति ही लड़ने वाला है और ह्यूमन नेचर से राज्य के बीच संघर्ष कैसे बनता है। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? व्यक्ति ही तो है। भारत के प्रधानमंत्री व्यक्ति ही है। तो जेलेंस्की प्रभुत्व चाहते हैं और पुतिन प्रभुत्व चाहते हैं। यानी मॉर्गेनथाउ से पूछेंगे कि यूक्रेन का संघर्ष किस बात का परिणाम है? जेलेंस्की और पुतिन के बीच प्रभुत्व का परिणाम है। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अभी खास बात है। इसका मतलब है मॉर्गेनथाउ ने क्या कहा? मॉर्गेनथाउ ने कहा कि मानव स्वभाव के कारण यहाँ पे संघर्ष होता है।
अब मानव स्वभाव आकांक्षावादी है, प्रभुत्ववादी है, इसलिए मानव स्वभाव हमेशा आपस में संघर्ष करता रहेगा। तो जितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं सब केवल शक्ति के आकांक्षी हैं, इसे आपस में संघर्ष होता रहता है। जब केनेथ वाल्ज से बात पूछी गई तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। केनेथ वाल्ज ने कहा कि नहीं, दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो राज्य को नियंत्रित कर पाए, ऐसा कोई संगठन है ही नहीं है जो राज्य के ऊपर कोई अंकुश लगा पाए, इसलिए दुनिया की संरचना क्या है, अराजकतापूर्ण है। इसलिए राज्य की सुरक्षा के लिए कोई बाहर से गारंटी तो है नहीं, राज्य के कार्य पर कहीं बाहर का नियंत्रण तो है नहीं। अब बताइए पुतिन किसकी बात मान ले? अब बताइए, दुनिया अराजकतापूर्ण है, केनेथ वाल्ज का सारांश ये है कि पुतिन पर दबाव बनाने कोई तरीका बताइए अब। अच्छा, दूसरा, हमारे यहाँ आप पर दबाव बनाने का तरीका बताइए। आप पर मैं कैसे दबाव बना दूं? पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। देखिए, भारत में आप पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय पुलिस को अगर चैलेंज करेंगे तो याद रखिए फिर जीप पलट जाएगी या बुलडोजर चल जाएगा। घरेलू व्यवस्था में आप अगर ऐसा अपनाएंगे, मस्त सेना है, जो जिसको चाहेगा मार देगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ राज्य है, यहाँ न्यायालय है, यहाँ पुलिस है, यहाँ व्यवस्था है। अब सवाल है, पुतिन के ऊपर ऐसा नियंत्रण आप बताइए, पुतिन को हम कैसे रोके? पुतिन के ऊपर कैसे बुलडोजर चला दें? योगी को भेजा जाए? पुतिन को नियंत्रित करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अब सी जिनपिंग गए, पता नहीं क्या कह के आए, सब सी जिनपिंग क्या कह के आए वो तो वही जाने। तो सी जिनपिंग कहा हुआ, चिंता मत करो, तुम इधर फंसाए रखो, मैं ताइवान में इसको घेरता हूं, अमेरिका को हम दिखा देंगे। तो पुतिन क्या बातचीत हुई? बातचीत तो इस तरीके की हो सकती है। इसका मतलब, और भारत लोग कह रहे मोदी जी कुछ कर सकते हैं, मोदी जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब ये तो पीटने वाली बात है। मोदी जी भी तो बचा सकते हैं, मोदी जी हम पुतिन से कह सकते हैं, हम पुतिन से कह सकते हैं ठीक वैसे जैसे कई बार प्रवचन में होता है, भाई सच बोलो सच बोलो। अब सच बोलना न बोलना वो तो आम आदमी का काम है, बाबा ने बोल दिया सच बोलो। वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, राज्य बेलगाम घोड़े की भांति है, राज्यों पर कोई नियंत्रण है नहीं, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बिल्कुल अंडरवर्ल्ड की तरह चलती है, जो पावरफुल होता है वो धनता है, यही सिद्धांत है। इराक ने कुवैत को हड़प लिया, कुवैत चिल्लाता रह गया, और कितनी कहानियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में से भरी पड़ी हैं। हिटलर ने मार के सबको बेहाल कर दिया, कई राज्यों ने तो हाथ खड़े कर दिए हिटलर से आने से पहले ही। तो अब सवाल है, कितनी बड़ी बात है, मॉर्गेनथाउ के चिंतन में दोष निकाला केनेथ वाल्ज ने, क्योंकि मॉर्गेनथाउ ने कहा था कि मानव बुरा है इसलिए हम लड़ते हैं। केनेथ वाल्ज ने कहा नहीं, मानव बुरा नहीं है, राज्य के ऊपर नियंत्रणकारी कोई शक्ति नहीं है, यानी दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था आज तक हम बना नहीं पाए जो राज्य को ऐसे कंट्रोल कर ले जैसा राज्य भूभाग के अंतर्गत व्यक्तियों को कंट्रोल करता है, इसलिए हम लड़ते हैं। कौटिल्य ने बहुत पहले समझ लिया था केनेथ वाल्ज की बात ज्यादा सही है। जरा सोच के देखिए, केनेथ वाल्ज ने किताब लिखी 1979, केनेथ वाल्ज ने किताब लिखी 1979 में, और उन्होंने कहा कि दुनिया में मारामारी का मूल कारण है राज्यों की बेलगाम शक्ति। कौटिल्य ने बात बहुत पहले कर दी थी। यदि आज के IR में इस बात पे भी मतभेद होता है कि राज्य जो शक्ति चाहते हैं तो सुरक्षा के लिए या शक्ति के लिए ही शक्ति चाहते हैं, इस बारे में मतांतर होता है। तो वहां मीर और केनेथ वाल्ज के झगड़े चलते हैं, वो हमारे यहाँ का उद्देश्य नहीं है, हमारा तो कौटिल्य पर्पज है। कौटिल्य को दिखाने के लिए हमने एक बार बस, और कई बार कई यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया जाता है, कौटिल्य की तुलना केनेथ वाल्ज से की जाती है। यानी कौटिल्य ने कहा झगड़े के पीछे मानव स्वभाव उत्तरदायी नहीं है। अच्छा, झगड़े के पीछे मानव स्वभाव को उत्तरदायी मानना बेकार भी है, क्यों? मानव स्वार्थी थोड़े है, लालची थोड़े है, अच्छा भी तो है। इसलिए भारतीय चिंतन में मानव की दो व्याख्या है कि हर व्यक्ति में दैवी प्रवृत्ति भी है, हर व्यक्ति में आसुरी प्रवृत्ति है। किसी व्यक्ति को केवल बुरा मान लेना है आंशिक बात है। तो मानव स्वभाव का ज्यादा बैलेंस चित्रण यहाँ पे है। इसलिए माना क्या गया, पूरी दुनिया में अराजकता है, यानी राज्य के ऊपर नियंत्रण करने कोई संस्था नहीं है। तो कौटिल्य का चिंतन किसके नजदीक आता है? केनेथ वाल्ज के नजदीक। इसलिए कौटिल्य का चिंतन कैसा है? संरचनात्मक यथार्थवादी। बाकी केनेथ वाल्ज, बाकी हमारा उद्देश्य, हमने केनेथ वाल्ज का विस्तार नहीं किया ना IR का,
लेकिन कौटिल्य में पढ़ना दो लाइन हमने बता दिया, बाकी तो आइए हम पढ़ते ही हैं। तो ये क्या है? ये है संरचनात्मक। कौटिल्य का यथार्थवाद कैसा है? संरचनात्मक यथार्थवाद। और सच मानिए कई मामलों में तो केनेथ वाल्ट से भी ज्यादा बेहतर दिखता है कौटिल्य का यथार्थवाद। क्यों? केनेथ वाल्ट से बेहतर दिखता है कौटिल्य का यथार्थवाद। आगे बढ़े कैसे? अब इसलिए कौटिल्य के यथार्थवाद को आप संरचनात्मक यथार्थवाद कर सकते हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों कि कौटिल्य का समस्या थी, कौटिल्य गांधी की समस्या क्या थी? भारत में पैदा हुए थे, नहीं तो पश्चिम पैदा होते थे तो महान लोग होते। अब भारत में पैदा हो गए तो उपनिवेशवादी देशों ने कहा कि भारत में कुछ था ही नहीं। दूसरी बात, जब कौटिल्य ने अपना चिंतन दिया, अब देखिए हम केनेथ वाल्ट कंपैरिजन बार बार करेंगे। केनेथ वाल्ट से बात पूछी गई कि दुनिया में संघर्ष क्यों होता है, तो केनेथ वाल्ट ने कहा राज्यों के बीच जो संबंध है वो अधिक्रमता मूलक है, क्योंकि शक्तियों का वितरण समान नहीं है। राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण बिल्कुल समान नहीं है। इसलिए आप देखोगे दुनिया में इस तरीके के राज्य हैं। दुनिया का आदमी बॉस कौन है? अमेरिका। उस बॉस को चैलेंज करना कौन चाह रहा है? चीन। चीन के साथ कौन आ रहा है? रूस। उसके नीचे कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत। यानी केनेथ वाल्ट ने बात कह दी कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक्रमता मूलक दुनिया है, दुनिया में समानता नहीं है, दुनिया में शक्ति का वितरण एक जैसा नहीं है, क्षमता का वितरण एक जैसा नहीं है। इसका मतलब, और ये बात तो बड़ी सामान्य सी बात है, आपका मोहल्ला जहां पर रहते हैं, आपका गांव अधिक्रमता मूलक है, समता मूलक है? अधिक्रमता कहिए, सोपानिकता कहिए, विषमता कहिए, आशयिक है, हायरार्किकल। बात तो एक ही है, शब्द इसको ले हम जैसे मर्जी वैसे यूज करें। तो सवाल है आज की दुनिया, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अधिक्रमता मूलक है, पूरा समाज ही ऐसा है। इसलिए अब आप याद रखिए, अब इस व्यवस्था में संघर्ष क्यों होता है? भाई ईरान को भी अपनी सुरक्षा बनाए रखनी है और बगल के राज्य के पास शक्ति ज्यादा होती जा रही है। इसका मतलब है शक्ति का वितरण एक जैसा तो है नहीं। तो एक राज्य जैसे जैसे शक्तियां बढ़ाता है, दूसरे राज्य के लिए बेचैनी पैदा होती है, और एक राज्य शक्तियां बढ़ाएगा दूसरे को पीटेगा, और दूसरा पीटेगा तो कौन बचाएगा? कोई बचा नहीं पाता, और कोई बचा नहीं पाता। यही दुनिया की सारी समस्या है। लेकिन जरा सोच के केनेथ वाल्ट ने जो कहा, कौटिल्य ने कैसे इससे सोफिस्टिकेटेड बात कह दी। कौटिल्य ने कहा ये सच बात है। कौटिल्य ने कहा देखिए, पहला कौटिल्य का मंडल, मंडल का मतलब होता है समूह। कौटिल्य ने क्या कहा? मंडल। अच्छा, ये मंडल बीपी मंडल से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इस मंडल का मंडल आयोग से कोई संबंध नहीं है। मैं इसलिए बार बताना चाहता हूं, कभी एक स्टूडेंट ने ऐसी गलती मेंस एग्जाम में कर दी थी। उनसे लिखने को आया मंडल सिद्धांत लिखो, बीपी मंडल आयोग लिख के आ गए। अच्छा, ये भी लॉजिकल है कि मंडल सिद्धांत फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट में आता है और मंडल आयोग तो फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट में है। अगर ऐसा भी थोड़ा दिमाग लगाया होता तो भी गड़बड़ी होती। तो मंडल सिद्धांत और मंडल आयोग दो अलग अलग चीजें हैं। मंडल का मतलब है तारामंडल, समूह, राज्यों का समूह, राज्यों का गुच्छा, राज्यों का संगठन, जो भी आप कह लीजिए, मंडल है। तो मंडल में जो केंद्रीय राज्य है वो है विजिगीसु, और विजिगीसु का मतलब विजय अभिलाषी राज्य। तो अच्छा ये बताइए, कौन राज्य हारना चाहता है? सब विजय की आकांक्षा तो रखते हैं। तो मंडल में पहला कहा गया विजिगीसु राज्य, और विजिगीसु राज्य की सीमा पर जो राज्य लग रहा है वो कौन है? अरी, दुश्मन। अब यहां विजिगीस को क्या मानेंगे? रूस। रूस की सीमा पर कौन लग रहा है? यूक्रेन। कौटिल्य ने कहा दुश्मन होगा। भारत विजिगीसु है तो भारत की सीमा पर कौन है? पाकिस्तान। इसलिए आप याद रखिए, नेहरू ने कौटिल्य को नहीं पढ़ा था। नेहरू ने कौटिल्य को नहीं पढ़ा,
यही कौटिल्य का सिद्धांत है। जरा सोच के देखिए, अब ज्योग्राफिकल, इससे बड़ी जियोपॉलिटिक्स, इससे बड़ी भू राजनीति क्या हो सकती है? पड़ोसी से सतर्क रहना है, चाहे क्लास में ही कोई बैठा क्यों ना हो। इसका मतलब है आप अगल बगल देख लीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? विकास। विकास, श्रीकांत। श्रीकांत जो विजिगीसु हैं, ये बगल में कौन है? अरी। ये तुम्हारे दुश्मन है, पता है कि नहीं है? मुस्कुरा रही है, तो बोल ही नहीं रही। तो यही आईआर के पढ़ने कमी है। आपके बगल कौन बैठा हुआ है? अरे, आपका दुश्मन है। इसलिए आप याद रखिए, इसीलिए जो बड़े होशियार, इसका मतलब है कि आप इसीलिए सबसे होशियार कौन व्यक्ति है वो देखिए। मतलब दूर दूर तक कोई अगल बगल है ही नहीं है। इतना होशियार छात्र मैंने देखा है। मंडल सिद्धांत के हिसाब से इनकी व्याख्या कैसे की जाए? अभी मेरे पास है इनकी व्याख्या, एक खास बात है, आप याद रखिए। इसे क्या जबरदस्त बात कह रहे हैं। कौटिल्य में तो बगल का राज्य का मतलब है अरे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी की व्याख्या पूर्ण नहीं है। दुनिया में आज तक कोई सिद्धांत पूर्ण बन नहीं पाया, और यही तो ज्ञान की खोज और समस्या की। क्योंकि अगर यूक्रेन दुश्मन हो सकता है बाउंड्री पर होने के कारण, बेलारूस भी तो रूस की सीमा पर है। बेलारूस भी रूस की सीमा पर है। चीन रूस की ही सीमा पर है। आजकल सी जिनपिंग और इधर पुतिन के बीच में बड़ी दोस्ती है, बड़ी दोस्ती है। तो आप याद रखिए, इसका मतलब है यथार्थवादी ही एकमात्र व्याख्या है, कौटिल्य एकमात्र व्याख्या है। दुनिया में आज तक जो कोई सिद्धांत है वो पूर्ण नहीं है। बात तुम समझ गए हैं कि हर सिद्धांत आंशिक है, हर सिद्धांत आंशिक है। विज्ञान भी अपने आप को रिवाइज करता रहता है, और विज्ञान में भी जब विज्ञान में नहीं मान लिया कि हमारे सिद्धांत सापेक्षिक होते हैं, तो मानवीय के विषय में तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जितना ज्ञान हमारे यहाँ पास है वो परफेक्ट है कहना मुश्किल है। कोविड का टीका लगवा दिया, पता नहीं क्या उसका परिणाम हुआ, किसका टीका था पता नहीं चला। अभी अनुसंधान हो रहा है। तो लोग कहते हैं एक टीका लगाया किसका, उनका जो मिला वही लगा दिया। उसके बाद अनुसंधान कर रहे हैं कि अगला क्या होगा तो क्या लगाएंगे। ये विज्ञान है। अगला विजिगीसु अरी है। और आप याद रखिए, अरी और विजिगीसु दोनों की सीमा पर जो स्थित है और दोनों से पावरफुल है, मध्यम है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। तो जो दोनों की सीमा पर स्थित है और दोनों से पावरफुल है, चीन। ये टेक्निकली चीन यूक्रेन से नहीं मिलता यार। यूक्रेन की सीमा चीन से मिलती है? नहीं मिलती। यूक्रेन की सीमा चीन से नहीं मिलती, लेकिन चूंकि हमने यूक्रेन का एग्जाम्पल दिखा दिया तो अच्छा होता, भारत पाकिस्तान फिर यहाँ चीन लिखते, कंप्लीट हो जाता। लेकिन एक एग्जाम्पल, हम चूंकि हमने रूस यूक्रेन का नाम लिख ही दिया था यहाँ पे, तो विजिगीस यानी मध्यम कौन होगा? जो इन दोनों से शक्तिशाली हो। यानी जरा सोच के देखिए, जब केनेथ वाल्ज ने कहा कि राज्यों के बीच शक्ति का वितरण असमान है, तो उन्होंने राज्यों के नाम का क्लासिफिकेशन नहीं किया कि कौन मित्र होगा, कौन मध्यम होगा, कौन उदासीन होगा। कौटिल्य ने तो 12 राज्यों के नाम तक बता दिए। कौटिल्य ने 12 राज्यों के नाम बता दिए कि अगर राज्य के पीछे वाला राज्य कौन होगा, आगे वाला राज्य कौन होगा, वो सारे बता दिए। इसलिए कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है? मित्र का मित्र। अच्छा, अरी के पीछे राज्य, यूक्रेन के पीछे वाला राज्य क्या होगा? विजिगीस का दोस्त होगा। यूक्रेन के पीछे कौन आ रहा है? यूक्रेन के पीछे कोई ऐसा राज्य बताइए जो रूस का दोस्त हो। विजिगीसु का दोस्त होगा। तो जो अरी के पीछे कौन होगा? अरी के पीछे लगने वाला राज्य मित्र होगा। मित्र किसका? विजिगीसु का। अरी के पीछे लगने वाला राज्य विजिगीसु होगा। अब मान लीजिए अरी के पीछे कौन लग रहा है, तो अब याद करिए कि यूक्रेन की सीमा किस एक राज्य से मिल रही है जो रूस का मित्र है। तो मान लीजिए बेलारूस हम मान लें। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट को थोड़ा सा हम अनदेखा कर रहे हैं। एक एग्जांपल हम ले लिया, बेलारूस हमने मान लिया। इसलिए याद रखिए, यही तो जियोपॉलिटिक्स है। इसलिए जियोपॉलिटिक्स क्या है, भू राजनीति क्या है? मित्र का मित्र, मित्र का मित्र क्या होगा?
मित्र। ये जो यह मंडल सिद्धांत क्या है? मित्र का मित्र मित्र, शत्रु का मित्र, शत्रु का मित्र शत्रु, शत्रु का शत्रु मित्र, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हमारा दुश्मन पाकिस्तान, पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन कौन? पाकिस्तान का दुश्मन अभी पहले अफगानिस्तान तो था ही, अभी थोड़ा अफगानिस्तान में। पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान तो भारत अफगानिस्तान दोस्त। केंद्र विजय किसको रखना है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, दोस्त का दोस्त दोस्त। हमारा दोस्त अमेरिका, अमेरिका के दोस्त जापान, भारत जापान दोस्त। ये मंडल सिद्धांत दे दिया और उसने बिल्कुल 16 राज्यों की पूरी श्रृंखला बना दी। और उसके बाद उसने कहा ये अरि हो गया, ये मित्र हो गया, ये मध्यम हो गया, एक चौथा राज्य आएगा जिसके लिए इसका मतलब मध्यम की विशेषता उसने बताई। जो अरि और मित्र दोनों की सीमा पर, यहां पे थोड़ा सा बस हम ये चेंज कर दें, जो अरि और मित्र दोनों की सीमा पर होगा उसका नाम क्या होगा? मध्यम। जो अरि और मित्र दोनों की सीमा पर होगा। अच्छा, विजिगीष को अरि भी रख सकते हैं, विजिगीष को मित्र भी रख सकते हैं। विजिगीष तो कोई भी राज्य है, विजय अभिलाषी, विजिगीष को हमने सेंटर मान लिया, मध्यम। और उसने कहा कि जो सबसे शक्तिशाली राज्य होगा लेकिन उसकी कोई भौगोलिक कंडीशन से नहीं बताई, वो क्या होगा? उदासीन। उदासीन को आप ये वजह जैसा रख सकते हैं। कौटिल्य का उदासीन आज के अर्थ में उदासीन नहीं है। आज तो उदासीन का मतलब हम मानते हैं न्यूट्रल। अभी तो स्वीडन, फिनलैंड ये भी नाटो के मेंबर बनने वाले हैं। अच्छा, उदासीन का मतलब अगर देखना हो इधर निकट में तो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान उदासीन है, न्यूट्रल है, न तो एससीओ में जा रहा है न नाटो में जा रहा है। लेकिन जब उदासीन की बात कौटिल्य करता है तो इस अर्थ में उदासीन नहीं है। कौटिल्य का उदासीन का मतलब है मंडल का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, जिसके लिए उसने भौगोलिक आधार को कोई क्राइटेरिया नहीं माना। ये मंडल सिद्धांत के ये मूलतः 4 छोटा मंडल है और इन्हीं एक एक 4 को एक एक मंडल और बना दिया जो तो 12 हो जाएगा। 12 राज्यों के मंडल का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। तो 12 राज्यों का नाम बताना ये केनेथ वाल्ज ने किया था। 12 राज्यों का कैटेगराइजेशन करना ऐसा केनेथ वाल्ज में नहीं है। केनेथ वाल्ज ने सामान्य बात कह दी कि राज्यों के बीच के संबंध शत्रुतापूर्ण होते हैं, राज्यों के बीच के संबंध प्रतिकूल होते हैं। केनेथ वाल्ज ने मान्यता बिल्कुल ऐसे सामान्य तरीके से कह दी, लेकिन इसका स्पेसिफिक उल्लेख किसने किया? कौटिल्य ने। तो अब देखिए कौटिल्य का सिद्धांत तो ज्यादा व्यवस्थित प्रतीत होता है। और क्या कहा? और तो ऐसे ऐसे तरीके बताए। क्या कहा आगे लिख लीजिए, थोड़ी बात लिख लीजिए। पहला पॉइंट, मंडल सिद्धांत के अंतर्गत मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने संरचनात्मक यथार्थवाद का समर्थन किया। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने संरचनात्मक यथार्थवाद का समर्थन किया। और यह कहा कि प्रत्येक राज्य को अपनी रक्षा के लिए चतुरंगणी सेना का निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक राज्य को अपनी रक्षा के लिए चतुरंगणी सेना का निर्माण करना चाहिए।
चतुरंगिणी सेना का निर्माण करना चाहिए। उसने ये माना कि राज्यों के बीच के संबंध नैतिकता और न्याय पर आधारित नहीं होते। उसने ये माना कि राज्यों के बीच के संबंध नैतिकता और न्याय पर आधारित नहीं होते। राज्यों के बीच के संबंध नैतिकता और न्याय पर आधारित नहीं होते, अपितु शक्ति से ही संचालित और नियंत्रित होते हैं। अपितु शक्ति से ही संचालित और नियंत्रित होते हैं। अपितु शक्ति से ही संचालित और नियंत्रित होते हैं। उसके अनुसार राजा को राज्य की सुरक्षा हेतु चार उपाय अपनाने चाहिए। राजा को राज्य की सुरक्षा हेतु चार उपाय अपनाने चाहिए। साम, दाम और दंड भेद। साम, दाम, दंड और भेद। अब देखिए ये कितना प्रैग्मेटिज्म है। एक बार याद देखिए, चाइना का एक यथार्थवादी विचारक है sun Tzu। उसकी कहावत है विनिंग द वॉर विदाउट फाइटिंग द वॉर। आप देखिए, यथार्थवाद का मतलब ये नहीं है कि वॉर करना। यथार्थवाद का मतलब है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, और बिना लड़े अगर आपके राष्ट्रीय हित की रक्षा हो गई तो आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। आपको याद दिला दे, यथार्थवाद ये नहीं कहता आप लड़ जाओ, संघर्ष कर लो। पॉलिटिक्स में नाम लड़ना थोड़े है, पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी होती है। ये साम, दाम, दंड, भेद क्या है? कूटनीति है। यही तो डिप्लोमेसी है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हितों को रक्षा करना, आपकी सुरक्षा करना है। और सुरक्षा हमेशा हथियार से होगी ऐसा सोचना ठीक नहीं है। इसलिए आप याद रखिए, पहला, जीवन को एक सिद्धांत नहीं होता। जीवन के चार विकल्प हैं और वो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। इसलिए नैतिकता की बात पीछे छूट जाती है। नैतिकता क्या मानता है? जीवन का एक ही सिद्धांत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ भी हो, बस एक ही सिद्धांत, सत्य बोलना है। यहाँ पे शांति स्थापित करिए। और उसने कहा, एक कंडीशन बताई है, जब राज्य की स्थिति कमजोर हो तो हमेशा आप साम की नीति पे जाइए। दाम, कई बार तो पैसा वैसा देकर अपने काम बना लीजिए। यही तो डॉलर डिप्लोमेसी है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में चेक बुक डिप्लोमेसी, डॉलर डिप्लोमेसी क्या है? पैसा देकर अपना काम बना लेना। तो आपको क्या लगता है अमेरिका सब पे केवल हमले करता है? तो चीन का रोड बिल्ड प्रोजेक्ट क्या है? दाम ही तो है। साम, दाम, भेद। अब देखिए किस तरीके से पाकिस्तान, चीन ने खालिस्तान की नई समस्या पैदा कर दी। ये बहुत ध्यान देने की बात है। ये बड़ा डिलिबरेट अटेम्प्ट होता है कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट। और फिर भारत शक्तिशाली होने को होगा तो हम कोई न कोई ऐसा तरीका अपना देंगे जैसे भारत, अगर आप याद रखिए, राज्य की आंतरिक शक्ति पर आपने प्रहार कर दिया। और यही काम तो पुतिन ने किया यूक्रेन में, अंदर ही लड़ाई करवा दी। यूक्रेन के लोग रूसी और यूक्रेनी मूल के लोग आपस में ही लड़ पड़े, भेद हो गया। परिवार में जब आपस में आप लड़ पड़े तो पड़ोसी का मुकाबला क्या करेंगे? और उसके बाद बहुत ध्यान देने की बात है, दंड मतलब युद्ध आखिरी विकल्प है, पहला विकल्प नहीं है डिप्लोमेसी में। बात बहुत ध्यान रखने की है। यथार्थवाद का मतलब लड़ना नहीं होता। पॉलिटिक्स और मिलिट्री साइंस में फर्क है। हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, मिलिट्री साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। ये बात किसी भी डिप्लोमेट को याद रखनी चाहिए। और हर डिप्लोमेट ये मानता है साम, दाम, दंड और भेद। पॉलिटिक्स शतरंज की चाल की तरह है। और शतरंज की चाल कैसा है? जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन क्यों गए? लड़ने थोड़े, बैलेंस बनाने। क्वाड क्या है? बैलेंस ही तो है। बाकी कल